हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। हमने जेएसए का जो सिलेबस स्टार्ट किया था उसमें कंप्यूटर नॉलेज के कुछ टॉपिक्स रह रहे थे। उसके बाद जो आईटी सेक्शन था, आईटी सेक्शन में हमारे कुछ 40% के 50% के आसपास आपका सिलेबस जो है इनकम्प्लीट है, वो भी हम साथ में कराएंगे। और आपका ये प्लेलिस्ट मिलेगा हमारी ट्रिपल एस के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको CSIT के नाम से ये प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ आपको ये सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे जेएसए के सेक्शन में, ठीक है। और जितने लोग जो पहले मुझे मैसेज वगैरह करते थे जेएसए के लिए, सर जेएसए स्टार्ट करें, जेएसए स्टार्ट करें, अभी तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ है वो सब लोग। तो प्लीज़ उन लोगों को भी इन्फॉर्म करें कि अभी हमारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद जब सिलेबस ख़त्म हो जाता है, फिर आपकी क्वेरीज़ वगैरह आती हैं, तो तब तक मैं किसी और पोर्शन को स्टार्ट करता हूँ। तो फिर जो आपकी क्वेरीज़ है, तब तक मैं भी इन चीज़ों को, ये भी मेरे दिमाग से निकल गई होते हैं, तब आपको आपकी क्वेरीज़ को आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी अगर आप साथ साथ मेरे लेक्चर्स देखेंगे, कोई भी क्वेरी आ जाएगी तो मैं उसको आंसर करने के लिए रेडी हूँ अभी। तो बाद में ना कहिएगा कि सर अभी आप हमारी क्वेरीज़ को आंसर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स ऑल्सो नो दैट्स अंजुम सर हैज स्टार्टेड द कंप्यूटर एंड आईटी पोर्शन फॉर जेएसए, ठीक है। तो ताकि उनको भी पता चले कि अभी लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है CSIT का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखा था एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट देखेंगे। आपको याद होगा जब मैंने FA का सिलेबस स्टार्ट किया था, उसमें मैंने MS एक्सेस में थोड़ा सा डेटाबेस का इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन मैंने वहाँ पे भी कहा था कि ये हमने एक लेक्चर में पढ़ना है JSE सेक्शन में, तो वहाँ हम इसको एलॉबरेट करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, डेटाबेस क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेटाबेस के वजूद में आने से पहले हमारे पास फाइल सिस्टम था। तो फाइल सिस्टम में क्या होता था कि हमारे पास अलग अलग जो भी कोई चीज़ होता है, कोई भी हमारे पास एंटिटी होता था, उसके लिए अलग अलग जो है फाइल बनती थी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ होते थे, उसके लिए अलग अलग 100 फाइल्स बनते थे। वर्ड फाइल की तरह उसमें 100 फाइल्स बनते थे, हर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक एक फाइल में रहता था। तो ये सिस्टम जो है बड़ा हेक्टिक हो गया जब मिशन टू मून स्टार्ट किया था यूएस ने। जॉन एफ कैनेडी थे तब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो उनके दौर में ये स्टार्ट हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ डेटा को इस फाइल सिस्टम में सेव ना रखा जाए, बल्कि एक टेबुलर फॉर्म में डेटा को सेव रखा जाए, ठीक है। तो क्या है अब डेटाबेस? डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो कलेक्टेड डेटा है, कलेक्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उनको अगर हम किसी एक जगह पे रख लेते हैं, ठीक है, सेव कर लेते हैं किसी एक जगह पे, स्टोर कर लेते हैं किसी जगह पे, ताकि हमारे लिए रिट्रीवल आसान हो और जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो उससे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे हम कहते हैं डेटाबेस। देखिए, डेटाबेस का सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स या डेटा को कलेक्ट करना और उससे एक इन्फॉर्मेशन निकालना, उससे हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये डेटाबेस जो है ये ज़्यादातर टेबुलर फॉर्म में ही रहता है। अच्छा, अब इसमें से हमने जो डेटा रखा है इस डेटाबेस में, इस डेटाबेस से हमने अब डेटा उठाना है, उसको रिट्रीव करना है, उसको अपडेट करना है कभी कभी, या कभी कभी उसको डिलीट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ते हैं या एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर या उस टेक्नोलॉजी को जो स्टोर करने में मदद करता है डेटाबेस से डेटा को, या रिट्रीव करने में मदद करता है, या अपडेट करने में मदद करता है, ताकि एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ हम वो डेटा हासिल कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें उस डेटाबेस से, ठीक है, और सिक्योर भी रहे इसमें डेटा। उससे हम डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। तो जो डेटा को स्टोर रखने को हम कहते हैं डेटाबेस, और उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है उस डेटा को रिट्रीव करने में, उस डेटा को अपडेट करने में, उस डेटा को डिलीट करने में, उस सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कभी कभी इन दोनों को, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट को, यानी कि डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा को, और साथ ही साथ जो टूल्स इसके लिए लगते हैं, जो सॉफ्टवेयर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, इनको साथ में कभी कभी डेटाबेस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को साथ में डेटाबेस सिस्टम भी कहते हैं। तो डेटा के कलेक्शन को डेटा कहते हैं, और डेटा के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जो टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको रिट्रीव करना, उसको स्टोर करना, उस टूल को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और दोनों को साथ में क्या कहते हैं? डेटाबेस सिस्टम। क्लियर? अच्छा, अगर अब ये डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में, तो हमारे पास डेटाबेस में रहता ही है हमारे पास डेटा, लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग टेबल्स होंगे, ठीक है, इस टेबल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तब इसको
उसको हम खाली डेटाबेस कहेंगे। लेकिन अगर एक टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेटेड है, दूसरा टेबल तीसरे टेबल के साथ रिलेटेड है, ये जो रिलेटेड टेबल्स रहते हैं इसमें से हमें डेटा रिट्रीव करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और एक ही टेबल में डेटा रखना, सारा डेटा रखना, यहाँ से डेटा को अपडेट करना, यहाँ से डेटा को रिट्रीव करना, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टेबल्स को बनाते हैं, उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। जब हम टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उससे हम अब डेटाबेस नहीं कहेंगे बल्कि एक्सक्यूज मी उससे अब हम डेटाबेस नहीं करेंगे, बल्कि हम उससे अब रिलेशनल डेटाबेस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ टेबल्स यहाँ पे लिंक्ड है, इसलिए इनको खाली डेटाबेस नहीं कहेंगे, बल्कि ऐसे डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विथ प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। जब इनके दरमियान प्री डिफाइंड रिलेशंस होते हैं टेबल्स के दरमियान, तो तब इससे डेटाबेस नहीं बल्कि रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस रिलेशनल डेटाबेस के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उससे हम डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, बल्कि उससे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं, RDBMS, ठीक है। क्लियर। तो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू क्रिएट, अपडेट और मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने में, अपडेट करने में, या फिर डिलीट करने में, या उससे डेटा रिट्रीव करने में जो टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर, जो टूल्स हमें ज़रूरत पड़ती हैं, उससे हम खाली डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, बल्कि अब उससे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ रिलेशनल डेटाबेस को ये संभाल लेता है। क्लियर। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी MS एक्सेस में बताई थी, आज मैंने थोड़ा सा रिकैप्चुलेट किया ताकि अगर आप भूल गए हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखें ये डेटाबेस क्यों वजूद में है, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। देखें, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये डेटाबेस जो है किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी के लिए बनाया जाता है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है जो रियल वर्ल्ड में कोई भी एंटिटी एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, ठीक है, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, हर एक जो हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटी है, इनके रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड हम डेटाबेस बना सकते हैं। तो कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जो है, उसके लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टूडेंट को ही लेंगे, ठीक है, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो इसका रोल नंबर होगा, ठीक है, इसका क्लास होगा, कौन सा कोर्स कर रहा है, कौन से क्लास में है, ठीक है, इसका एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होगा। ये सभी चीज़ें जो स्टूडेंट के रिलेटेड है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो होता है, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी क्यों ना हो, उसके रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके साथ हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, उसके रिलेटेड हम एक डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपके पास कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी हो, उसके रिलेटेड आप डेटाबेस बना सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम इसको नहीं लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एक कार को ही लेंगे, ठीक है, कार भी हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो कार का एक कलर होता है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए रेड कलर है, इसका एक इंजन नंबर होता है, ठीक है, इसका जो है इसका आइडेंटिटी नंबर भी रहता है, ठीक है, कार का आइडेंटिटी नंबर रहता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है, एयर कंडीशन है या नहीं है, ये सभी जो एट्रीब्यूट्स के साथ वाबस्ता है, इसके रिलेटेड हम एक डेटाबेस बना सकते हैं। तो कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो आपके सामने, आप उसके रिलेटेड डेटाबेस बना सकते हो। दूसरा, रिलेशनल बेस्ड टेबल्स। तो यहाँ पे डेटाबेस में एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेट किया जा सकता है, ताकि हमारा डेटाबेस जो है वो एफिशिएंट बने। तो डेटाबेस एफिशिएंट बनाने के लिए हम इन टेबल्स के दरमियान रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, तो एक में मैं स्टूडेंट का जो पर्सनल डिटेल्स है वो रख सकता हूँ एक टेबल में, दूसरे टेबल में उसके जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स रख सकता हूँ, ठीक है, तीसरे में उसके जो है फ़ी वगैरह या अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स रख सकता हूँ। तो ये अलग अलग टेबल्स जो मैंने इस स्टूडेंट के लिए रिलेटेड रखे हैं, तो इनको मैं एक दूसरे के साथ जो है लिंक कर सकता हूँ। तो ये भी एक खूबी है डेटाबेस मैनेजमेंट की। तीसरा, आइसोलेशन ऑफ डेटा इन एप्लीकेशन। देखें, हमारे पास जब भी कोई सॉफ्टवेयर होता है, याद रखिएगा, चाहे आप कोई फॉर्म ही क्यों ना भर रहे हो, तो आप SSB के लिए कोई फॉर्म भर रहे हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में जो डेटा भर रहे हो वो वहाँ ही रहता है, नहीं, इसके पीछे एक
बैकएंड में एक डेटाबेस रहता है जहाँ पे आपका डेटा पूरा स्टोर रहता है, ठीक है। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फ्रंट एंड में भर दी, एप्लीकेशन जो आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको आसाइश होती है भरने में डेटा, तो आपको लगता है कि आपने फॉर्म में डिटेल भर दिया, जब भी जो ही आपने सबमिट कर दिया तो आपका डेटा जो है वो डेटाबेस में चला जाता है। तो यहाँ पे आइसोलेट रहता है, आपको ये डेटाबेस दिखता नहीं है लेकिन डेटाबेस होता है बैकएंड में। आपको खाली एप्लीकेशन पार्ट जो है इसका दिखता है, आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन पार्ट दिखता है। तो आइसोलेट रहता है, ये अलग अलग रहता है। बैकएंड में डेटाबेस रहता है और फ्रंट एंड में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर रहता है। ये दो चीज़ों को अलग अलग करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। लेस रिडंडेंसी। अब जब हम डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, पहले हम फाइल सिस्टम में रखते थे बहुत सारी फाइल्स, अगर उनमें थोड़ा सा भी स्पेस का भी फ़र्क रहता है तो उनको हम अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, और हम एक एम्प्लॉय के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी फाइल्स बन सकती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा रहता है। हर एक एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय ID दी जाती है, हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर दिया जाता है, जो एक यूनिक ID रहती है। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय को एक यूनिक ID दी गई है, एक एम्प्लॉय ID दी गई है, उसको रिपीट नहीं, वो ID यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे रिडंडेंसी होती थी, ये जो यहाँ पे डुप्लीकेसी होती थी, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, ये खत्म कर दी किसने? डेटाबेस ने, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट जो है, अब हम दोनों को हम कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट को, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट जो है एक टूल है, इसी की वजह से हम डेटाबेस को संभाल लेते हैं। तो ये जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट है, इससे हम ये रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी जो है रिमूव करते हैं। और एक चीज़ ये है, कंसिस्टेंसी है इसमें, यानी कि अगर आप जो है कोई फाइल, कुछ आपके पास कोई डेटा होता है, अगर उसमें आप अपडेट करते हैं, कोई चेंज करते हैं, ये जो आपके पास बाकी डेटा है इस पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स हैं, आप इस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को जो है चेंज करना चाहते हैं, उसे अपडेट करना चाहते हैं, या मान लीजिए आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो ये जो डेटा बाकी इसमें स्टोर है इस डेटाबेस में, उस पर कोई भी चेंज नहीं आने चाहिए, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है आपके डेटाबेस में। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें एक क्वेरी लैंग्वेज भी है जिसको हम कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक क्वेरी लैंग्वेज है जिस क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम इस डेटाबेस से डेटा जो है रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से किसी का डेटा निकालना है, तो मेरे पास एक क्वेरी इस तरह से हम लिखते हैं, सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम टेबल नेम, फॉर एग्जांपल इस टेबल का नाम मेरे पास स्टूडेंट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो जब आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं, ये आपने क्वेरी एक लिखी, तो यहाँ ये आप इसमें आपने इतना डीप नहीं जाना है, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से ये लैंग्वेज में हम लिखते हैं क्वेरी। तो यहाँ पे जितना भी डेटा एक टेबल में होगा, स्टूडेंट टेबल में, वो टेबल आपके सामने दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है, वायर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम एक लैंग्वेज में एक क्वेरी लिखते हैं, इसको हम कहते हैं क्वेरी लैंग्वेज। इस तरह से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं इस टेबल से, ठीक है। कोई भी डेटा जो आप यहाँ से रिट्रीव करना चाहते हैं, उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो इसी तरह आप एक क्वेरी लिख सकते हैं जिसको हम क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है हमारे पास डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, यहाँ पे अपडेशन करने के लिए, डिलीशन करने के लिए, या फिर इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए। अब देख लीजिए, और एक फ़ायदा ये भी है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट का, वो ये है कि ये मल्टी यूज़र है, इसको मल्टीपल लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी यूज़र के साथ साथ ये कंकरेंट एक्सेस भी है, यानी कि एट अ टाइम एक जो है एक डेटाबेस को बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लीजिए हमारे पास एक डेटाबेस है JK बैंक का, ठीक है, JK बैंक का एक डेटा है, आप देख लीजिए एट अ टाइम दुनिया हमारे पास पूरे, अगर इंडिया में हम देखेंगे, पूरे इंडिया में बहुत सारे ब्रांच हैं JK बैंक के, तो कहीं से भी कितने भी ATM यूज़र्स हो, कहीं से भी कितने भी बैंक यूज़र्स हो, वो यहाँ पे एट अ टाइम एक्सेस ले सकते हैं इस डेटाबेस का। तो उससे हम कहते हैं कंकरेंट एक्सेस। और मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूज़र्स भी हो सकते हैं एट अ टाइम, और कंकरेंटली वो इसको यूज़ कर सकते हैं, एट अ टाइम वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी आपके डेटाबेस की। एक और चीज़ जो है डेटाबेस में, वो है एसिड प्रॉपर्टी। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं एसिड प्रॉपर्टी में ज़रूर एक क्वेश्चन पूछ लेता। तो एसिड प्रॉपर्टी क्या है डेटाबेस की? देखिए, एसिड जो है ये एक्रोनाइम है, किसका एक्रोनाइम है? A मीन्स एटॉमिसिटी, C मीन्स कंसिस्टेंसी, I मीन्स आइसोलेशन, एंड D मीन्स ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। देख लीजिए,
अब इसमें इस एसिड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, एटॉमिसिटी। देखिए पहले मैं बताता हूँ आपको ट्रांजैक्शन क्या होता है। आपने अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ बताता हूँ आपको ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन यहाँ होता है, हम कहते हैं ना कि हमने बैंक से ट्रांजैक्शन की, इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन मीन्स सेट ऑफ ऑपरेशन या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑपरेशंस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑपरेशंस, रिलेटेड ऑपरेशंस, ठीक है, रिलेटेड ऑपरेशंस, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑपरेशंस को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, याद रखें, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑपरेशंस। कैसे, देखिए आप एटीएम पे जाते हैं, इस एटीएम से आपने कैश विड्रॉ किया, तो ये आपको फाइनल में बताता है योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब क्या है, देखिए आपने यहाँ पे अपना एटीएम इंसर्ट किया, उसके बाद डेटाबेस में आपने जो है अपना पिन एंटर किया, डेटाबेस में ये जो है आपका पिन यहाँ पे कंपेयर किया जाता है कि सही में आपका यही पिन है कि आपने गलत किसी और का एटीएम लेके उसका पिन एंटर कर दिया, तो ये वैलिडेशन होती है। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आप यहाँ से पैसे निकालते हैं, पहले बैकएंड में चेक होता है कि इसके अमाउंट, इसके अकाउंट में पैसे है कि नहीं, तो दूसरे ऑपरेशन में चेक होता है कि पैसे हैं इसके अकाउंट में कि नहीं। अगर पैसे होंगे उसके बाद जो है आपकी ट्रांजैक्शन जो है, आप एक और ऑपरेशन हो जाएगी जिसमें आपके यहाँ अकाउंट से उतना पैसा, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया निकाला, तो आपके अकाउंट से 1000 रुपया माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल में जो आपके पास बैलेंस बचती है वो यहाँ पे अपडेट की जाती है और आपसे कहा जाता है योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, यू कैन रिसीव द कैश। आप एटीएम से कैश रिसीव करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता इसके पीछे कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं, इसके पीछे मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं आपके एक ट्रांजैक्शन के पीछे। आप मान लीजिए आप देख लीजिए, आपका अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन करते समय ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन बीच में ही रुकता है, ठीक है, बीच में रुकता है आपका ट्रांजैक्शन, आपके पास पैसा नहीं आता है, उस केस में क्या किया जाए, उस केस में हमारे पास ये चांसेस है या तो आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल की जाए, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं आ जाएगा, तो आपके अकाउंट में उतना ही पैसा रहना चाहिए जितने आपके अकाउंट में पहले था। या ये हम कर सकते हैं, आपके अकाउंट में से अगर पैसे जो है निकल गए तो आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, आपको पैसे मिलने चाहिए। अगर तब भी नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे एक स्टेप हम डालते हैं कि ये ट्रांजैक्शन में कोई फॉल्ट आ गया है, ठीक है, ताकि अगर हमने कोई गड़बड़ दिखे, उसमें कोई क्वेरी अगर रेज होती है कस्टमर के द्वारा, तो हम इस ट्रांजैक्शन को फिर देख लेते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, तो वहाँ पे हम इसको संभाल लेते हैं। देख लीजिए, अब ये जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन जो हम करते हैं, ठीक है, डेटाबेस में, डेटाबेस से ही सारा होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन ओवरऑल किस में होता है, डेटाबेस में ही होता है। तो हम मानते हैं ये ट्रांजैक्शन एटॉमिसिटी में होना चाहिए, यानी कि हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है ये कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है, हम इसको एज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस नहीं लेते हैं, बल्कि हम लेते हैं एज ए सिंगल ऑपरेशन, सिंगल यूनिट। एटम का मतलब है ना, आपको पता है एटम मीन्स अनब्रेकेबल, हम इसको एज ए सिंगल यूनिट लेते हैं, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है तो ये फाइनल तक खत्म होनी ही होनी चाहिए, बीच में ये अबॉर्ट नहीं होने चाहिए। जब कंप्लीट हो जाती है कोई ट्रांजैक्शन तो हम कमिट करते हैं, कमिट यानी कि ट्रांजैक्शन कमिट होगी, अब इसमें जो चीज़ चेंज हो गए वो फाइनल हो गए, अब वो चेंज नहीं हो जाएंगे। अगर हमें लगा बीच में कहीं गड़बड़ हो गया तो हम उस ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करते हैं, यानी कि उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करते हैं, उस कस्टमर की जो पहले बैलेंस थी वही रखते हैं। लेकिन अगर कमिट होगी इसका मतलब है ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन आधी अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। एटॉमिसिटी का मतलब है ये जो ट्रांजैक्शन होती है ये आधी अधूरी नहीं छूटनी चाहिए या बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हो तो वापस आपने उसी पोजीशन पे आना है जहां से आपने स्टार्ट किया है, आपने ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट करना है। आपने बहुत बार मूवीज़ में ये अबॉर्ट वर्ड सुना है, मिशन अबॉर्ट सुना है ना आपने, अब जो लोग पबजी वगैरह खेलते हैं उन्होंने भी मिशन अबॉर्ट सुना होगा। तो मिशन अबॉर्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई गड़बड़ आपको दिख रही है, मिशन में हो रही है, ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ हो रही है, तो आप वापस इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करते हैं और अगर उसके पास पहले 1000 रुपीज़ बैलेंस थी, उसके पास ये 1000 रुपीज़ बैलेंस वापस आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने कमिट कर दिया है, ट्रांजैक्शन आपने कर ली, 1000 रुपीज़ में से 1000 निकाला तो उसके पास बैलेंस 0 बचा, तो यहाँ पे कमिट होना चाहिए, यानी कि ये ट्रांजैक्शन फाइनल होगी, अब ये वापस नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब है एटॉमिसिटी का, यानी कि ट्रांजैक्शन अगर हो तो पूरी हो वरना आधी अधूरी ना हो, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरा कंसिस्टेंसी, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम डेटाबेस में कोई चेंज करना चाहते हैं किसी भी एम्प्लॉय के डेटा के रिलेटेड या किसी भी स्टूडेंट के डेटा के रिलेटेड, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं इस डेटाबेस में, उनके डेटाबेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने चाहिए, उनके डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कि जिस पोजीशन में पहले डेटाबेस था उसी पोजीशन में
वो रहना चाहिए ट्रांजैक्शन होने के बाद। सिर्फ उस डेटा के साथ चेंजेस होने चाहिए जिसमें हम इंटेंट करते हैं चेंजेस, जिसमें हम चाहते हैं चेंजेस हो, ठीक है। इसके बाद आइसोलेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आइसोलेशन यानी कि अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 एक साथ हो रहे हैं, यानी कि मैं कर रहा हूँ एक एटीएम से ट्रांजैक्शन, दूसरा शख्स दूसरे एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहा है, मेरा ट्रांजैक्शन उसके ट्रांजैक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, या उसका ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे ट्रांजैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, उससे हम कहते हैं आइसोलेशन। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो आइसोलेटेड हो, दूसरे ट्रांजैक्शन पे उसे असर ना पड़े। और एक बात यह है कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई चेंज होती है उसके लिए हमारे पास परमानेंट डेटा होना चाहिए। यानी कि हमने कोई चेंजेस की, अगर कभी पावर फेलियर होता है या कोई और चीज़ होती है, हार्ड डिस्क में हमारे पास वो डेटा रहना चाहिए कि यहाँ पे ये चेंज हो गई है परमानेंटली, तो डेटाबेस में ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास परमानेंट डेटा स्टोर होना चाहिए, बैकअप में हमारे पास डेटा स्टोर होना चाहिए। ये एक एसिड प्रॉपर्टी जो है ना डेटाबेस की, ये डेटाबेस को फाइल सिस्टम से बिल्कुल अलग बनाती है, ठीक है। एक तो एटॉमिसिटी, हर एक ट्रांजैक्शन जो होती है या तो कंप्लीट होती है या तो नहीं होती, ठीक है, आधे अधूरे इनको नहीं छोड़ा जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन को। कंसिस्टेंट डेटा रहता है, अगर हम डेटा को अपडेट करते हैं तो बाकी डेटाबेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइसोलेशन, अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एट अ टाइम होते हैं, कंकरेंटली होते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आइसोलेटेड होने चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, अगर हमने कोई चेंजेस की तो बैकअप में हमारे पास एक परमानेंट डेटा होना चाहिए। ये डेटाबेस को अलग बनाता है बाकी जो हमारे पास फाइल सिस्टम्स वगैरह इससे पहले आए थे। और एक रीज़न हमारे पास ये है कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारे पास जो है इसमें 2 टायर 3 टायर सिक्योरिटी भी हो सकती है। यहाँ पे एडमिन को अलग बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डेटा को संभाल लेता है और बाकी जो एंड यूज़र्स होते हैं उनको खाली एक्सेस दिया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में उनको जाने नहीं देते हैं, वहाँ पे खाली एडमिन को एक्सेस रहता है। तो ये सिक्योरिटी रहती है हमारी यहाँ इसमें डेटाबेस सिस्टम में, ठीक है। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ डेटाबेस मैनेजमेंट के। अब देख लीजिए हमारे पास जो डेटाबेस यूजर्स हैं जिनका अभी हम सिक्योरिटी के लिए या इसका जिक्र कर रहे थे, एक होते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर्स, वो जो डेटाबेस को तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप एक डेटाबेस बना लेते हैं किसी कंपनी का, ठीक है। तो डेटाबेस जो आप बना लेते हैं, इस डेटाबेस को जो आप बना ले हैं किसी कंपनी के लिए, फॉर एग्जांपल बनाते हैं, हाँ, उस कंपनी में इसको जो संभाल लेता है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर है कोई, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक्सेस होता है, वो इस डेटाबेस के साथ कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। वो किसी एम्प्लॉय की, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैनेजर है एडमिनिस्ट्रेटर इसका, तो मैनेजर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को अपडेट करता है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को जो है अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी से निकलता है उसके डेटा को डिलीट कर सकता है। ये राइट्स जो है होते हैं ये खाली एडमिन के पास होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स। हाँ, हमारे पास यहाँ पे और एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ के पास हमने सिर्फ इतना एक्सेस दिया है, वो अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं, वो अपना प्रोविडेंट फंड चेक कर सकते हैं, ये चीज़ें, वो छोटी मोटी चीज़ें वो चेक कर सकते हैं, लेकिन वो जाके इस डेटाबेस में अपना डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर ये ना होते, आप समझ लीजिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ना होते तो कोई भी एम्प्लॉय जो है डेटाबेस में घुस के यहाँ पे अपनी सैलरी को अपडेट करता है, जो ही एडमिनिस्ट्रेटर फाइनल में सैलरी देता तो इसके अगर 50,000 सैलरी होती तो इसने अपने सैलरी को लाख कर दिया है तो उसके अकाउंट में लाख रुपया जाता। लेकिन ऐसे एक्सेस नहीं है एम्प्लॉयज़ को, उनको जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स में कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है, ठीक है। और ये बाकी सभी एक्सेस जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस यूजर्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक वो डिज़ाइनर्स होते हैं जो डेटाबेस को तैयार करते हैं हमारे लिए, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके पास सारे पावर्स रहते हैं इस डेटाबेस को अपडेट करने में, डिलीट करने में, लेकिन मेन फ्रेमवर्क जो बनाया हुआ होता है उस फ्रेमवर्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि वो डिज़ाइनर ने बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है ये इसमें इस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ये राइट्स है, लेकिन पूरा फ्रेमवर्क जो है वो बनाता कौन है? डिज़ाइनर। और एंड यूजर्स जो होते हैं उनको एडमिन एक्सेस देता है, जितना एडमिन चाहे उतना ही एक्सेस उनको मिल सकता है, ठीक है। ये है हमारे पास डेटाबेस यूजर्स। इसके बाद हम देखेंगे कुछ टर्म्स डेटाबेस मैनेजमेंट के रिलेटेड। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था एंटिटी यानी कि कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है उसको हम एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार हो, बाइक हो, या स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, टीचर हो, फैकल्टी हो, कोई भी जो है कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम यहाँ पे एंटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ
खास एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्टूडेंट को लेंगे, उसके साथ रोल नंबर अटैच होता है, उसके साथ नाम अटैच होता है, डेट ऑफ बर्थ अटैच होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं उस ऑब्जेक्ट के, उस एंटिटी के, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डेटाबेस बनाने के लिए हमारे पास एंटिटी होना ज़रूरी है। हमारे पास कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो, उसके हम फीचर्स लेते हैं, उसके हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं, उसके बाद हम उसके लिए डेटाबेस बना सकते हैं। तो क्या है एंटिटी? एन एंटिटी कैन बी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है उसको हम एंटिटी कहते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास अब मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज़ हैं तो उसे हम एंटिटी सेट कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, ये हमारे पास एक एंटिटी हुई, ठीक है, और हमारे पास एक टीचर है, ये हमारे पास दूसरी एंटिटी हुई। इनको हम साथ में एंटिटी सेट कहते हैं, क्योंकि ये मोर देन वन एंटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? एंटिटी सेट। इनके दरमियान रिलेशन भी हो सकता है, जिसको हम जो है रोम्बस की सूरत में पेश करते हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान कोई भी रिलेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उसे एंटिटी कहते हैं, अगर मोर देन वन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है उनको साथ में हम कलेक्टिवली उनको हम क्या कहते हैं? एंटिटी सेट कहते हैं। और हर एक एंटिटी के साथ उसके कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं, कुछ खूबियाँ रहती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। दूसरा हमारे पास है एट्रीब्यूट्स। क्या है एट्रीब्यूट्स? कोई भी एंटिटी जो है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास एक एंटिटी है। स्टूडेंट क्यों कहते हैं, क्या अक्सर बार बार मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के रिलेटेड हम डेटाबेस स्कूल्स वगैरह में जो है डेटाबेस बनाते हैं। तो स्टूडेंट का जो है उसका नाम होगा, ठीक है, इसका जो है रोल नंबर होगा, जो इसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी, इसका DOB होगा, इसका एड्रेस होगा, ठीक है। अगर तो बड़ा स्टूडेंट है तो इसके पास फ़ोन नंबर होगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये इनके इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, इस एंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अब देख लीजिए ये एट्रीब्यूट जो हमारे पास हैं, जो इसके साथ एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे पास अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले सिंपल एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जो डिवाइड ना हो जाए, ठीक है, जो एक साथ हो, हमारे पास एटॉमिक हो, ठीक है, जो डिवाइड ना हो, उसे हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर जो है ये अनडिवाइडेड है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक, अनडिविजिबल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों में, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में। तो इसको हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जो डिवाइड नहीं होगा फर्दर, उसे हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, वो एट्रीब्यूट्स जो एक से ज़ायद जो है डिवीजन में डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नेम है, इसको हम मल्टीपल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट से निकल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप किसी भी स्टूडेंट की एज निकाल सकते हैं। तो एज यहाँ पे क्या हुआ? डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, क्लियर। या अगर आपके पास एग्जैक्ट एज होगी तो आप उसका डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट्स को जो दूसरे एट्रीब्यूट से निकल सकते हैं, डिराइव हो सकते हैं, उन्हें हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कह सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है, वो एट्रीब्यूट जिसका एक ही वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल आपके पास आधार नंबर है, ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी है। आपके पास SSN नंबर होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में सोशल सिक्योरिटी नंबर, हमारे पास यहाँ आधार नंबर होता है। ये यूनिक होता है, हर एक शख्स का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, उसे हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसका दूसरा नंबर किसी का शख्स का देखा आपने, एक दूसरा आधार नंबर होता है, आधार नंबर उसका एक ही होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो इसे हम कहते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ऐसे भी होता है कभी कभी हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, यानी कि एक शख्स के इस एट्रीब्यूट में मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे आपके पास फ़ोन नंबर मल्टीपल हो सकते हैं, एक एयरटेल हो सकता है, एक जियो का हो सकता है, एक एयरसेल का हो सकता है, एक किसी और कंपनी का हो सकता है। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। अब देख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है ये सिंपल एट्रीब्यूट है, ठीक है, क्योंकि ये अनडिविजिबल है। लेकिन ये सिंपल एट्रीब्यूट जो है ये कभी कभी सिंपल एट्रीब्यूट जो है सिंगल वैल्यूड भी हो सकता है। अगर किसी शख्स के पास फ़ोन नंबर है तो सिंपल एट्रीब्यूट है, लेकिन उसके पास फ़ोन नंबर एक ही है, तो हम उससे कहेंगे इसके पास सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, फ़ोन नंबर है अनडिविजिबल है तो सिंपल हो गया, उसके बाद एक ही फ़ोन नंबर है तो हम इसको कह सकते हैं सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। या उसके पास अगर फ़ोन नंबर होगा लेकिन उसके पास मल्टीपल फ़ोन नंबर्स है, उसे हम कहते हैं सिंपल मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट।
इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेना है। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया है। हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट जो हो सकता है, ये सिंगल वैल्यूड भी हो सकता है, ये मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है। सिंगल वैल्यू मतलब एक ही फ़ोन नंबर है उसके पास, मल्टी वैल्यू यानी कि उसके पास एक से ज़ायद फ़ोन नंबर्स है। क्लियर। इसी तरह हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट जो है, ये भी हमारे पास सिंगल वैल्यूड हो सकता है, ये भी हमारे पास मल्टी वैल्यूड हो सकता है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी का नाम जो है उसका नाम एक ही है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मल्टीपल नेम्स होते हैं। घर में कुछ नाम होता है, बाहर कोई और नाम होता है, ठीक है, तो उसके पास एक से ज़ायद नाम हो सकते हैं, तो उससे हम तब कहेंगे कंपोजिट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर उसका एक ही नाम होगा उसे हम कहेंगे कंपोजिट सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर आपको लग रहा कि नहीं, कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे, तो आप वीडियो को पॉज करके वापस जाइएगा, दोबारा देखिएगा। मैंने इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि इसमें कोई कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है। चलिए, इसके बाद और एक जो हमारे पास बेसिक टर्म है वो है प्राइमरी की। ठीक है। प्राइमरी की क्या होता है, देखें, प्राइमरी की होता है जब मैंने एक टेबल बनाया, टेबल की हेडिंग्स रहती है। अगर आपको टेबल के पार्ट्स पता नहीं है तो आप मेरे स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में जाइए, जहाँ पे मैंने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ाया, वहाँ मैंने टेबल का हर एक जो है कैरेक्टरिस्टिक, हर एक एट्रीब्यूट पढ़ाया है। देखें, ये मेरे पास टेबल है, टेबल का जो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग, यहाँ पे मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का डेटाबेस है, रोल नंबर होगा, यहाँ पे नेम होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एड्रेस होगा, यहाँ पे हमारे पास कोर्स होगा, कौन से कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये जो हमारे पास है, इनको हम कॉलम हेडिंग्स कहते हैं। ठीक है। इन कॉलम हेडिंग्स में एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा एट्रीब्यूट रहता है जो यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि नाम एक से ज़ायद लोगों के एक ही होते हैं एक क्लास में, ठीक है, या एड्रेस एक ही इलाके या एक ही गांव से सभी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या कोर्स तो सेम है ही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो यूनिक होता है, जो हम इसलिए देते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट अलग से पहचाना जाए। उसे हम कहते हैं यूनिक आइडेंटिटी, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी क्या होता है, वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली इस हर एक डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर दो स्टूडेंट्स का सेम नाम होगा, सेम एड्रेस होगा, लेकिन उनका रोल नंबर अलग अलग होगा, उससे वो पहचाने जाएंगे। तो वो एक एट्रीब्यूट, वो एक कॉलम, वो एक एट्रीब्यूट जो यूनिकली रिप्रेजेंट करता है इस पूरे डेटा को, उससे हम प्राइमरी की कहते हैं। क्लियर, समझ आइए आपको। यहाँ पे देख लीजिए, इस डेटाबेस में हमारे पास ये जो रोल नंबर है, ये हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी रहता है। आपने कभी देखा है कि दो स्टूडेंट्स का एक ही रोल नंबर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है तो वो यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटाबेस को, ठीक है, तो उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की क्या होती है, कभी कभी हमारे पास रोल नंबर भी रह सकता है। अगर हम मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और फील्ड ऐड किया, आधार नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्राइमरी की के लायक है। रोल नंबर भी प्राइमरी की के लायक बनाने के लायक है, हमारे पास आधार नंबर भी प्राइमरी की बनाने के लायक है। जब हमारे पास मल्टीपल प्राइमरी की बनाने के लायक होते हैं, तब हम इन्हें कैंडिडेट की कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, हमारे पास एक वैकेंसी है किसी पोस्ट के लिए, तो हम वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं कोई जो है इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, उन्हें हम कैंडिडेट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। वो सभी जो उस पोस्ट के लायक हैं उन्हें हम कैंडिडेट्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे प्राइमरी की बनने के लायक जो भी होते हैं, जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन्हें हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मिनिमल की दैट इज एलिजिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटिटी सेट। वो मिनिमल की जो, वो कोई भी एट्रीब्यूट जो यूनिक की हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसकी हो, जो प्राइमरी बी की बनने के लायक हो, उसे हम कैंडिडेट की कहते हैं। तो ए मिनिमल की दैट इज एलिजिबल फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट इज कॉल्ड द कैंडिडेट की। या आप ये भी लिख सकते हैं, यूनिकली रिप्रेजेंट लाइक प्राइमरी की आर कॉल्ड द कैंडिडेट की। इसके बाद आता है हमारे पास सुपर की। देखिए सुपर की क्या होता है, प्राइमरी की क्लियर हुआ, कैंडिडेट की क्लियर हुआ, अब हमारे पास आता है सुपर की। सुपर की क्या होता है, कभी कभी हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास रोल नंबर नहीं है, ये एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं है, तो ना ही हमारे पास अभी कोई कैंडिडेट की है, ना ही हमारे पास प्राइमरी की है। अगर कैंडिडेट कीज होती तो हम किसी को भी प्राइमरी की बना सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई भी कैंडिडेट की नहीं है। इस सूरत में अगर हम नाम को लेंगे, फॉर एग्जांपल हम नेम को बनाएंगे प्राइमरी की, तो यहाँ पे दो लोगों के सेम नेम हो सकते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन ये है कि हम नाम और डेटा बर्थ जो है, इनको कंबाइन करके एक की बना लेते हैं। ठीक है, हो सकता है दो लोगों का नाम सेम हो, लेकिन दो लोगों का ये इतना जो है
इतनी ये जो है सिमिलर नहीं हो सकता है कि उनका डेटाबेस भी सेम होगा, ठीक है। तो सॉरी, उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम होगा। तो इस सिलसिले में क्या होता है कि हम नेम और डेट ऑफ बर्थ को साथ में बनाते हैं प्राइमरी की, इनको हम साथ में मिला के प्राइमरी की बनाते हैं। उस सिलसिले में जब हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट प्राइमरी की नहीं बनता है तो हम एक से ज़ायद जो है एट्रीब्यूट उसको साथ में मिलाकर इनको प्राइमरी की बनाते हैं। तब हम इसको प्राइमरी की नहीं कहेंगे, तब हम इसको सुपर की कहेंगे। सुपर की क्यों? क्योंकि सुपर की में इसमें एक से ज़ायद एट्रीब्यूट्स को मिला के सुपर की बनाई जाती है, ठीक है। तो क्या है सुपर की? जब हमारे पास कोई कैंडिडेट की नहीं होती है उस सिलसिले में हम एक से ज़ायद एट्रीब्यूट्स को मिला के एक की बनाते हैं, जिससे हम अब प्राइमरी की नहीं कहेंगे क्योंकि एक से ज़ायद से बनी हुई है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए उसको हम सुपर की कहते हैं। देख लीजिए, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वन और मोर, ठीक है, वन और मोर दैट कलेक्टिवली आइडेंटिफाइज एन एंटिटी इज एन एंटिटी सेट। उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी सेट कहते हैं। उसको उस एंटिटी सेट को हम क्या कहते हैं? सुपर की कहते हैं। तो एक से ज़ायद जब हम जो है एट्रीब्यूट्स मिलाते हैं उससे हमारे पास जो की बनती है उससे हम क्या कहते हैं? सुपर की कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास एक और टर्म जिसे हम कार्डिनलिटी कहते हैं। कार्डिनलिटी क्या है? मैंने भी आपको बताया कि स्टूडेंट और टीचर जो है इनके दरमियान एक रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिलेशन 1 to 1 रिलेशन है, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। 1 to 1 रिलेशन है या 1 to many है, ठीक है, 1 to many है या ये many to 1 है। किस तरह का रिलेशन है, किस डिग्री का रिलेशन है, उससे हम कार्डिनलिटी कहते हैं, ठीक। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कार्डिनलिटी क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ रिलेशन, वेदर इट इज़ 1 to 1 रिलेशन, वेदर इट इज़ 1 to many रिलेशन, वेदर इट इज़ many to 1 रिलेशन। एक टेबल अगर एक टेबल के साथ जो है रिलेटेड है तो उसे हम कहेंगे 1 to 1 रिलेशन। एक टेबल अगर बहुत सारे टेबल से कनेक्टेड है उसे हम कहेंगे many to 1। अगर बहुत सारे टेबल जो है एक ही टेबल से कनेक्टेड है उसे हम कहेंगे many to 1। ये हमारे पास डिग्री ऑफ रिलेशन, किस तरह का रिलेशन है दो टेबल्स के दरमियान, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास टपल, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। देखिए, ये मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ हर एक रो को हम या तो रिकॉर्ड कहते हैं, याद रखें, या तो हम इसको रिकॉर्ड कहते हैं या हम इसको टपल कहते हैं। तो एवरी सिंगल रो ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड द रिकॉर्ड, इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड और इट इज कॉल्ड ए टपल। क्लियर? इसके बाद आता है रिलेशनशिप स्कीमा। देखें, मैंने आपको डिज़ाइनर्स की बात कही। डिज़ाइनर्स वो लोग होते हैं जो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले हम तैयार करते हैं एक फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क, ठीक है। ये खाली होता है ये टेबल, इसमें हम बनाते हैं फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में हम पहले एट्रीब्यूट्स लेते हैं। पहले हमने कोई प्राइमरी की बनाई, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नहीं लेंगे। एम्प्लॉय आईडी रहती है पहले, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम रहता है, एम्प्लॉय का एड्रेस रहता है, फ़ोन नंबर रहता है और डेजिग्नेशन क्या है। क्लियर? तो ये जो मैंने ये बनाया ये स्कीमा, जिसमें मेरे पास अभी डेटा नहीं है, मेरे पास खाली ये फ्रेमवर्क है, इसको हम कहते हैं रिलेशन स्कीमा या रिलेशनशिप स्कीमा भी कह सकते हैं। ये रिलेशन स्कीमा जो होता है दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द डेटाबेस। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इसका नाम होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एम्प्लॉय डेटाबेस है, ठीक। तो इसको रिलेशन नेम कहते हैं। अगर आपने इस टेबल का डेटा, इस टेबल का नाम जो रखा है एम्प्लॉय नाम रखा, तो इसका नाम क्या, रिलेशन नेम क्या बना? टेबल, सॉरी एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट का जो है इसका अलग अलग नाम रहता है, तो इनको हम एट्रीब्यूट नेम्स कहते हैं। ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट नेम्स होते हैं और टेबल का नाम रहता है, इसी को हम कहते हैं रिलेशन स्कीमा या रिलेशनशिप स्कीमा, ठीक है। बेसिक फ्रेमवर्क जो हम बनाते हैं उसमें एट्रीब्यूट्स के क्या नाम रहते हैं, टेबल का क्या नाम रहता है, ठीक है। इनको हम साथ में कहते हैं, इसी फ्रेमवर्क को हम कहते हैं रिलेशनशिप स्कीमा या रिलेशन स्कीमा। क्लियर? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ देखें, हमारे पास रिलेशन नेम क्या होता है, यानी कि टेबल का नाम क्या है, और एट्रीब्यूट्स के नाम क्या है, जो हमने कॉलम टाइटल्स रखे हैं उनका क्या नाम है, इनको साथ में हम कहते हैं रिलेशन स्कीमा। देखें, ये हमारे पास बेसिक फ्रेमवर्क बनता है। यहाँ मैंने स्टूडेंट टेबल बनाया इसका नाम, और इसके ये एट्रीब्यूट्स रखें। देखिए, साथ में इस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? रिलेशन स्कीमा। क्लियर? रिलेशनशिप या रिलेशन स्कीमा आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनशिप कॉन्स्ट्रेंट्स। अब आपको पता चला कि रिलेशनशिप स्कीमा क्या होता है। एक तो एट्रीब्यूट्स के नाम या कॉलम नेम्स कह सकते हैं, और टेबल का क्या नाम है जिसे हम रिलेशन नेम कहते हैं। इनको साथ में, इस फ्रेमवर्क को साथ में क्या कहते हैं? रिलेशन स्कीमा। अब हमारे पास आते हैं रिलेशनशिप कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए, रिलेशनशिप कॉन्स्ट्रेंट्स क्या रहते हैं।
रिलेशनशिप कॉन्स्टेंट्स हमारे पास तीन कॉन्स्टेंट्स तीन किस्म के रहते हैं, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ जो आपके पास गाइडलाइंस हैं उनको आपने फॉलो करना है रिलेशन बनाते समय, टेबल बनाते समय। पहली चीज़ हमारे पास है की कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस, कुछ गाइडलाइंस है की के रिलेटेड, यानी कि की कांस्टेंट ये कहता है मिनिमम वन यूनिक आइडेंटिफिकेशन की। हमारे पास अगर कोई टेबल होता है तो इसमें एट लीस्ट एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो इस डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं की कांस्टेंट। क्या कहते हैं? की कांस्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज की कांस्टेंट या की कांस्टेंट इज, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप वहां पे लिखेंगे मिनिमम वन यूनिक की आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि हमारे पास एट लीस्ट एक ऐसी की होनी चाहिए, एक ऐसा कॉलम होना चाहिए, एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो इस डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट करता हो, उससे हम कहते हैं की कांस्टेंट। ये गाइडलाइन है रिलेशनशिप डेटा की। अच्छा, दूसरा डोमेन कांस्टेंट, यानी कि मैंने यहाँ पे टेबल जो बनाया, यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिखा, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिखा, यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर लिखा, ठीक है। अब लिख लीजिए डोमेन कांस्टेंट क्या है। फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे खाली न्यूमेरिक वैल्यूज़ अलाउड होने चाहिए, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखूँ। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपको एसएसबी का जो फॉर्म आता है वहाँ पे एक फील्ड आता है फ़ोन नंबर। ऐसा कभी हुआ है कि आपने फ़ोन नंबर की जगह ABCDEFGH लिखा? अगर आप लिखेंगे तो वो आपको बताएंगे, वहाँ से आपको एक जो है एक पॉपअप आ जाएगा, दिस इज़ नॉट द वैलिड फ़ोन नंबर, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक कांस्टेंट लगाया गया है, उसमें ऑलरेडी एक गाइडलाइन दी गई है कि फ़ोन नंबर जो है वो डिजिट्स की ही सूरत में हो, वो नंबर्स की सूरत में हो। क्लियर? तो ऐसे कांस्टेंट को, ऐसी गाइडलाइन को जिसमें हम ये यहाँ से बताते हैं कि इस एट्रीब्यूट में या इस फील्ड में किस तरह का डेटा अलाउड है, उससे हम कहते हैं डोमेन कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इस एट्रीब्यूट, इस फील्ड में या इस कॉलम में हमारे पास खाली न्यूमेरिक वैल्यू ही आना चाहिए, उससे हम कहते हैं डोमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो स्पेसिफिक वैल्यूज़, हर एक जो हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, हर एक कॉलम जो होता है उसमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही अलाउड होने चाहिए, उससे हम कहते हैं डोमेन कांस्टेंट। इन टर्म्स को अगर हम नॉर्मल डेटाबेस में पढ़ेंगे ना, जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं बीटेक वगैरह में, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, तो इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अच्छी तरह समझने में इन चीज़ों को टाइम लगता है। 10-15 दिन में ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आसान शब्दों में आपको ये चीज़ें समझा दूँ। मुझे पता है कि आप लोगों को कभी कभी मुश्किल होता होगा ये सभी चीज़ें विद इन शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम समझना, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैं इनको कोशिश करता हूँ इनको आसान शब्दों में आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है। तो रिलेशनशिप कांस्टेंट्स में हमने पढ़ा सबसे पहले की कांस्टेंट। ये क्या कहता है की कांस्टेंट? कि हर एक टेबल में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। डोमेन कांस्टेंट ये कहता है कि हर एक एट्रीब्यूट में स्पेसिफिक वैल्यूज ही अलाउड होने चाहिए, यानी कि नेम में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज अलाउड नहीं होनी चाहिए, फ़ोन नंबर में हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज अलाउड नहीं होनी चाहिए, इससे हम कहते हैं डोमेन कांस्टेंट। तीसरा कांस्टेंट आता है हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इसको हम कभी कभी फॉरेन की कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। देखिए, अब देख लीजिए फॉरेन की कॉन्सेप्ट क्या होता है। मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है, ये मेरे पास स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स, मैं इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स। ये मेरे पास एक टेबल है, इसमें मेरे पास रोल नंबर है, ठीक है। देखिए, ये हमारे पास, इसमें मेरे पास फ़ोन रोल नंबर है, नेम है, इसके बाद कोर्स कौन सा है, ठीक, एड्रेस क्या है। दूसरा टेबल मैंने इसी के रिलेटेड बनाया है स्टूडेंट अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, अकाउंट डिटेल्स मान लीजिए, आपको ये याद रहा, स्टूडेंट अकाउंट डिटेल्स। तो इसके अकाउंट के रिलेटेड यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर होगा, कि रोल नंबर के हिसाब से ही हम जो है उसका डिटेल यहाँ पे सेव करेंगे। उसके बाद उसने फ़ी कितना पे किया है, उसके बाद उसके पास बैलेंस कितना है फ़ी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक और टेबल बनाया। इन दो टेबल्स को मुझे एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट करना है, एक दूसरे के साथ लिंक करना है, रिलेट करना है। तो मैं किस बेस पे करूँ? रोल नंबर के बेस पे यहाँ पे इनको कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, रोल नंबर के बिना पे इनको कनेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे इसको प्राइमरी की कहते हैं, लेकिन ये प्राइमरी की इसको यहाँ इस टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ इसको प्राइमरी की नहीं कहते हैं। इस टेबल के लिए ये क्या बना? फॉरेन की बना। अपने टेबल के लिए क्या है? प्राइमरी की। ये भी अपने टेबल के लिए प्राइमरी की है, लेकिन दूसरे टेबल के लिए इसको फॉरेन की कहते हैं। समझ आई आपको मेरी बात?
अपने टेबल के लिए प्राइमरी की है क्योंकि ये यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसके डेटा को, लेकिन दूसरे टेबल के साथ जब ये रिलेट होती है तो दूसरे टेबल के लिए ये क्या बनती है, फॉरेन की बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉरेन की हुई। मान लीजिए अब हमारे कॉलेज से जो है एक स्टूडेंट निकल गया, ठीक है, उसने यहाँ से एडमिशन जो है कैंसिल कर लिया, उसका डेटा हमने यहाँ पे डिलीट करना है। जब हम डिलीट करेंगे डेटा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ से डेटा डिलीट किया लेकिन यहाँ पे अभी भी उसका डेटा जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अभी भी उसका डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डेटाबेस में जो है लूप होल है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एटॉमिसिटी में होना चाहिए, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन हो वो कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। तो उसका डेटा यहाँ इस टेबल से भी डिलीट होना चाहिए। क्लियर? तो उस सिलसिले में क्या है कि फॉरेन की और प्राइमरी की जो है ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड हो कि अगर यहाँ से डेटा डिलीट हो जाए तो यहाँ इस टेबल से भी इसके रिलेटेड डेटा डिलीट होने चाहिए। ठीक है, वरना अगर हम यहाँ पे कभी जो है यहाँ से इसका डेटा कलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पे इसका डेटा अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ से इसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना चाहेंगे वो अवेलेबल नहीं होगा, डेटा विल बी मिसिंग। ठीक है, तो इस सिलसिले में आपको जो है डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो डेटा यहाँ से डिलीट होना चाहिए, इस टेबल से भी डिलीट होना चाहिए। इसको हम कहते हैं फॉरेन की कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर एक टेबल से डिलीट होता है डेटा, उसकी अगर कोई भी प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में फॉरेन की है तो उसमें भी डेटा वो डेटा डिलीट होना चाहिए, या अगर यहाँ पे अपडेट हो तो उसमें यहाँ पे भी अपडेट होना चाहिए। क्लियर? उसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, या हम उसको कहते हैं फॉरेन की कांस्टेंट। मुझे पता है आप लोगों को ये थोड़ी सी मुश्किल लगती होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको आसान शब्दों में आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से देख सकते हो ये चीज़ें। इसके बाद आता है हमारे पास एक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से हम इस डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, या जिस लैंग्वेज से हम इस डेटाबेस को तैयार कर सकते हैं उससे हम कहते हैं एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको हम कभी कभी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है जिससे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये दो हिस्सों में तकसीम की गई है। पहला पार्ट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम कभी कभी DDL भी कहते हैं। वो DDLJ नहीं, दिल वाले दिलवाने ले जाएंगे, वो नहीं, DDL याद रखें आप, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा हमारे पास इसका एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब देख लीजिए, ये DDL जो है ये क्या करता है, इसमें जो अगर हमने बेसिक फ्रेमवर्क, मान लीजिए मुझे एक टेबल बनाना है, ठीक है, तो उस टेबल को क्रिएट करना है, मुझे इस टेबल को मुझे क्रिएट करना है, इसके लिए मुझे क्रिएट कमांड की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्रिएट कमांड किस में आती है, वो DDL में आती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। जब भी आपने बेसिक फ्रेमवर्क बनाना हो उसके लिए आपको DDL की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डेटा डिफाइन करता है आपके डेटाबेस स्कीमा को। स्कीमा जो होता है ये बेसिक फ्रेमवर्क होता है, ये तैयार होता है आपके DDL कमांड से। क्लियर? तो DDL में आपके पास आता है क्रिएट, यानी कि आपने टेबल तैयार किया। फॉर एग्जांपल आपको टेबल पसंद नहीं है, आपने नया बनाना है, ठीक है, उसी नाम से, तो आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप क्या करता है, इस पूरे टेबल को हटा देता है, डिलीट कर देता है। इसके बाद हमारे पास आल्टर आता है। अगर आपने टेबल बनाया लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें एक और कॉलम मुझे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन नंबर का कॉलम यहाँ पे ऐड करना भूल गए, तो आप एक और कॉलम ऐड करना चाहेंगे, उसके लिए आप आल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह आप चाहते हैं कि ये मेरे पास डेटा जो है इस पर मैंने बहुत सारा डेटा भर दिया है, लेकिन ये डेटा इसमें नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जो मेरे पास कॉलम नेम्स हैं ये वैसे ही रहने चाहिए, उस सिलसिले में आप ट्रंकेट इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो मेरे पास कमांड्स हैं ना, मैं ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना चाहता हूँ, ये जो मेरे पास कमांड्स हैं ना ये बेसिक फ्रेमवर्क पे ही काम करते हैं। ये डेटाबेस स्कीमा जो है उसके साथ ही छेड़छाड़ करते हैं। चाहे अपने डेटाबेस को तैयार करना है, चाहे अपने डेटाबेस को डिलीट ही करना है, या डेटाबेस में कोई जो है कॉलम ऐड करना है, या उससे डेटा ही खाली डिलीट करना है, स्कीमा वैसा ही रखना है, उसके लिए जो भी कमांड्स लगते हैं जो बेसिक स्कीमा के साथ छेड़छाड़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या DDL। क्लियर? अच्छा, अब मेरे पास डेटाबेस तैयार हो गया, ठीक है, मेरे पास डेटाबेस तैयार हो गया, ठीक है, इसमें मेरे पास सभी कॉलम्स आ गए। अब मैंने इसमें डेटा भी भर दिया। अब इस डेटा के साथ जो मुझे छेड़छाड़ करनी है उसके लिए मुझे DDL की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि डेटाबेस तैयार हो चुका है, उसमें डेटा भर दिया है मैंने। उसके बाद अब अगर डेटा आपके साथ आपने छेड़छाड़ करनी है डेटा के साथ, तो तब आपके पास DML की ज़रूरत पड़ती है।
इसीलिए इसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। डेफिनेशन ये सेट करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, लेकिन अगर उसके साथ कोई मैनिपुलेशन करनी है उस डेटा के साथ, उसके लिए हमें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहें डेटाबेस में वो हम डीएमएल के ही थ्रू कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डेटाबेस में से कोई डेटा को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं सेलेक्ट कमांड कर सकता हूँ यूज़, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। अगर आपने इसमें नया डेटा इंसर्ट करना हो तो आप नया डेटा इंसर्ट कमांड से इंसर्ट कर सकते हैं। अपडेट करना चाहते हैं किसी डेटा को तो अपडेट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं किसी डेटा, किसी रो को या किसी रिकॉर्ड को, तो उसको आप डिलीट कमांड उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कमांड्स है डीएमएल में जो हम यूज़ कर सकते हैं। खाली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो स्कीमा के साथ डील करता है, बेसिक फ्रेमवर्क के साथ डील करता है, लेकिन डेटा के साथ अगर कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप डीएमएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों को साथ में क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये थे कुछ बेसिक्स आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसमें अगर बहुत सारी और चीज़ें आते हैं जो ज्वाइन वगैरह आते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपको खाली इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया है, वो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं आनी चाहिए। तो इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि हमारा जो है CSIT का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपकी क्वेरीज अभी जो आ जाएंगी उनका मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, बाद में मुझे बहुत मुश्किल होता है उन क्वेरीज को रिप्लाई करना, ठीक है। चले आज यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। इजाज़त देते हैं आपसे। अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा और अच्छी तरह से मेहनत कर लीजिएगा। टेक केयर।